जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अमरेंद्र श्रीवास्तव आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। किससे क्रांति? तो कलम से क्रांति। सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। उम्मीद करता हूं सारे बच्चे मस्त होंगे, बढ़िया पढ़ाई चल रही होगी, जानदार शानदार लाजवाब। एक बार सारे बच्चे कमेंट करके बता दीजिए क्या सभी को आवाज वगैरह सब कुछ क्लियर है। फटाफट तेजी से सारे बच्चे बताएं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं फटाफट तेजी से बिना डिले किए हुए। तो आज का पहला सवाल आपके सामने ओपन हो गया है। पहला सवाल क्या है भाई, तो देखते हैं पहला सवाल क्या है। और दिवाली वैसे भी चल रही है तो दिवाली का बेहतरीन आपका सेलिब्रेशन भी घर पे चल रहा होगा, तो दिवाली भी मनाएं, साथ में पढ़ाई भी करते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, गंगा नदी के दक्षिण में इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है ना। तो गंगा नदी के दक्षिण में और इसकी सहायक नदी जो सोन नदी है के आसपास का सेक्टर किस नेम से जाना जाता था। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, किस नाम से जाना जाता था। तो मगध के नाम से जाना जाता है। किसके? तो मगध। क्योंकि सबसे पहले जो सोन नदी की बात कर ली, सोन नदी कहाँ, तो गंगा जो है एक तरीके से द्वाब सेक्टर में। गंगा मगध क्या है, तो मगध द्वाब सेक्टर में, सॉरी मगध द्वाब सेक्टर में। द्वाब का मतलब हो गया जहां पर दो नदियों का मिलन हो रहा हो, द्वाब क्षेत्र में है गंगा, द्वाब क्षेत्र में है। और यहाँ पर खूब अच्छे बड़े पैमाने पर इन सभी का मिलन हो रहा है। और ये सरप्लस वाला जोन है, मतलब यहाँ पर अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है, अतिरिक्त उत्पादन होता था, अतिरिक्त उत्पादन। दैट मीन्स क्या, तो सरप्लस उत्पादन हो रहा था। यही कारण है कि भारत की पहली डायनेस्टी जो बनती है, मतलब मगध की पहली डायनेस्टी बनती है। सबसे पहला सबसे शक्तिशाली 16 महाजनपद में 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद में सबसे पावरफुल महाजनपद आपका कौन सा होता है, तो मगध का। ठीक, काशी तो आपको सभी को पता है। और इसकी राजधानी कहाँ थी मगध की, तो पहले राजधानी थी गृहब्रज, यानी क्या, तो राजगृह। राजगृह फिर कहां पर, राजगृह या राजगिरी, राजगीर भी कर सकते हो, राजगृह। फिर कहां पर थी, तो पाटलिपुत्र। फिर कहां होती है, तो पाटलिपुत्र। देन कहां पर, तो पाटलिपुत्र। अवंती की राजधानी कहां पर होती है, तो अवंती की उज्जैनी। ठीक, और काशी की कहां पर, तो वाराणसी। काशी कहां पर, तो वाराणसी। वाराणसी काशी की राजधानी, तो वज्जी की। तो ये इन सब में अगर पूछा जाए कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद आपका कौन सा होता है, तो सबसे शक्तिशाली सबसे सशक्त महाजनपद आपका कौन सा, तो मगध। कौन सा माना जाता है, तो मगध आपका सबसे शक्तिशाली। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। Which of the following pair is not correctly matched? इसमें से कौन सा पेयर सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है। तो मिला करके देखते हैं कौन सा सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है। पहला क्या, बहादुर शाह। इधर में क्या है, गुजरात। चांद बीबी कहाँ की, तो अवध की। रजिया सुल्ताना कहाँ पर, तो दिल्ली की। ठीक, बाज बहादुर कहाँ का, तो मालवा का। मतलब कौन सा शासक कहाँ का था, इसमें आपको बताना कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो पहला पॉइंट आते हैं बहादुर शाह। बहादुर शाह गुजरात का शासक था। किसके समय, तो अकबर के टाइम में। ठीक, अकबर के टाइम में। तो ये भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चांद बीबी अवध की शासिका थी, ये गलत है। चांद बीबी कहाँ की थी, तो अहमदनगर की। कहाँ की, तो अहमदनगर। अहमदनगर की चांद बीबी थी। तो आपका आंसर पूछ रहा गलत कौन सा है, तो ये आपका गलत है। ये भी अकबर के समय पे थी। अकबर को सबसे ज्यादा परेशान साउथ इंडिया में महोदय जी ने इन्होंने किया है, चांद बीबी ने किया। रजिया सुल्ताना कहाँ की, तो रजिया सुल्ताना दिल्ली की। ठीक, दिल्ली की, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्ताना। एकमात्र महिला शासिका तो आपकी कौन हो जाएंगी, तो रजिया सुल्ताना। जैसे शासक होते हैं ना, उसी तरह से एकमात्र महिला शासिका तो क्या हो जाएंगे, रजिया सुल्ताना। और बाज बहादुर कहाँ का, तो मालवा का। ये भी ठीक है। तो आपका गलत कौन सा है, तो आपका बी आपका क्या है, तो गलत है, बाकी सारा सही है। ठीक, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। भाई इन घटनाओं पे कुछ इवेंट दिए गए, इन पे विचार करना है और बताना है कौन सा पहले हुआ कौन सा बाद में।
तो विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल, भाई कृष्णदेव राय का शासनकाल कब था? कुतुब मीनार का निर्माण कब हुआ? पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? अब इन सब में देखोगे तो सबसे पहले आएगा कुतुब मीनार का निर्माण। ये कब? तो इल्तुतमिश के समय। अरे सबसे पहले ऐबक स्टार्ट कराता है, ऐबक के समय। तो ये टाइम कब था? तो 1206 के आसपास में ऐबक गद्दी पर बैठता है। तो कुतुब मीनार पहला ऐबक हो जाएगा। तो पहले नंबर पे, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे जो आ जाए कौन? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु। फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब होगी? तो 1388 में, ठीक है ना, 1388 में। और ये 1206 मान लो, एक मोटा मोटा रेशियो ले लेते हैं, स्टार्ट करा तो 1206 1388। देन आप पुर्तगालियों का आगमन, तो 17 मई ऑब्लिक कर लो 20 मई 1498 1498 में किसका आगमन होता है? तो 17 मई 1498 को किसका आगमन होता है? पुर्तगालियों का आगमन होता है। ठीक, अब यहां पर बात कर ले कृष्णदेव राय का शासनकाल। भाई कृष्णदेव राय महोदय कब गद्दी पर बैठते हैं? क्वेश्चन मार्क यहां पे आता है, कृष्णदेव राय का शासनकाल कब होता है? तो ये 1509 पे गद्दी पर बैठते हैं। और कब तक? तो 1529 तक किसका शासनकाल रहता है? तो कृष्णदेव राय जी का शासनकाल रहता है। अब यहां पर सवाल आता है कि इसमें सही विकल्प कौन सा बनेगा? तो 2 के बाद आ जाता है कि आपका 4 नंबर आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया। 4 के बाद आपका कौन सा आ गया? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना नहीं, 1498 उसके पहले आ जाएगा कौन? तो पुर्तगालियों का आगमन, यानी कौन? वास्को डिगामा भारत आ जाएगा। पुर्तगाली कौन आएगा? तो वास्को डिगामा आ जाएगा, वास्को डिगामा। तो ये आपका 1498 आ जाएगा, यानी 3 वहां पर 4, ये सब खत्म हो गए। आपका आंसर हो जाएगा क्या? तो 1 आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पहले कुतुब मीनार, फिर फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, देन पोर्चुगीज का अराइवल, देन टाइम पीरियड ऑफ कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का जो रेन था, क्षेत्र था, भाई कौन कौन सा रीजन था, कब हुआ था? हु अमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फेमस पर्शियन फेस्टिवल नौरोज? निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ करवाया? बलबन, इल्तुतमिश, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। बलबन, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कोई ऐसा त्योहार, कोई ऐसा फेस्टिवल स्टार्ट नहीं कराया था। तो सबसे पहला पॉइंट तो अलाउद्दीन खिलजी क्या हो गया? तो बाहर हो गया। तो अलाउद्दीन खिलजी भी नहीं होगा, इल्तुतमिश भी नहीं होगा, फिरोज शाह तुगलक भी नहीं होगा। किसने स्टार्ट कराया था? तो बलबन ने। और अगर यहीं पे क्वेश्चन हो जाए कि मुगल डायनेस्टी में किसने स्टार्ट किया था, तो मुगलों में अकबर। अगर मुगल पूछता है यहाँ पर कि मुगल में किसने स्टार्ट किया था, कौन सा मुगल शासक था, तो मुगल शासक में ध्यान रखना अकबर स्टार्ट करेगा। अब कभी कभी आपके एग्जाम में अकबर और बलबन दोनों हो जाते हैं, तब आप कैसे कंडीशन पे, ऐसे सिचुएशन पे फिर आप क्या करोगे? तो वैसे सिचुएशन पे देखोगे सबसे पहले किसका टाइम पीरियड आता, तो सबसे पहले किसका कार्यकाल आता है? तो सबसे पहले बलबन का टाइम आता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पहले नंबर बलबन आता है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बलबन आपका, फिर देन क्या होगा? राइट आंसर, तब भी बलबन होगा। ठीक, तो ये हो गया नौरोज त्योहार। अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग बलबन? निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के बारे में सही नहीं है? कौन सा स्टेटमेंट बलबन के बारे में संबंध में सही नहीं है? पहला पॉइंट, ही प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ नियामते खुदाई। उसने नियामते खुदाई या नियाबते खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था बलबन ने। तो बलबन ने वास्तव में एक सिद्धांत चलाया था, जिल ए इलाही नियाबते खुदाई। नियाबते खुदाई का मतलब होता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड मतलब क्या? तो ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। बलबन ने एक जो प्रथा स्टार्ट की थी, इसका मतलब होता है क्या? तो ईश्वर का प्रतिनिधि। ईश्वर का प्रतिनिधि किसने? तो बलबन ने अपने आप को कहा था। देन ही स्टार्टेड इक्तादारी सिस्टम। तो क्या उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया? तो इसको होल्ड करते हैं। उसने तुर्काने चिहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया। ही एंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ तुर्काने चिहलगानी। देखो भाई, तुर्काने चिहलगानी क्या होता था
ये 40 अमीर अमीर गुलामों का ग्रुप था। तुर्कानी चलगानी क्या था? तो 40 अमीर गुलामों का, अमीर गुलाम सरदारों का ग्रुप था, गुलाम सरदारों का ग्रुप था, गुलाम सरदारों का समूह था। इवन ऐसे कह सकते हो कि एक तरीके से इल्तुतमिश की कैबिनेट कह सकते हो। इसको स्टार्ट किसने कराया था? तो स्टार्ट कराता है कौन? तो इल्तुतमिश। और एंड कराता है कौन? तो बलबन। तो ये भी ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ये भी ठीक है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन कर दिया। बलबन के समय एक ही विद्रोह होता है और बलबन का, ठीक है ना, बलबन का विद्रोह होता है, उस विद्रोह को समाप्त करता है कौन? बलबन। तो ये भी ठीक है। यहाँ पर उसने इक्तेदारी व्यवस्था शुरू की। ये आपका आंसर क्या है? गलत है। इक्तेदारी व्यवस्था बलबन ने नहीं प्रारंभ किया था, बल्कि इल्तुतमिश ने प्रारंभ किया था। इल्तुतमिश किसने? तो इल्तुतमिश ने। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? तो राइट आंसर आपका बी यहाँ पर बढ़िया सा आंसर होगा। तो बलबन के बारे में सारे कथन है, और भी बलबन के बारे में बहुत सारी बातें हैं। चलिए उसके पहले जान ले कि दिवाली चल रहा है, और इससे दिवाली के फेस्टिवल पे आपको कुछ ना मिले और एग्जामपुर से ये कहाँ संभव है? तो इस दिवाली में एग्जामपुर भी आपको आपके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके सेलिब्रेट कर रहे हैं। और इस सेलिब्रेशन में आपको कितने % ऑफ दिए जा रहे हैं? तो 75% का पूरा डिस्काउंट है। ठीक है कि 75% आपको यहाँ से क्या मिलेगा? तो ऑफ मिलेगा। 75% आपका क्या मिलेगा? तो ऑफ मिलेगा। ठीक, इस पूरे दिवाली के फेस्टिवल पे। और इसके लिए आपको क्या यूज करना है बेटा? तो कोड यूज करना दिवाली 75। एग्जामपुर के कोर्सेस में, सभी कोर्सेस में, ठीक है ना, सभी कोर्सेस में। तो इस दिवाली जो है सिलेक्शन के साथ दीजिए अपने परिवार को खुशियों की सौगात। तो 75% आपको कंपनी ऑफ दे रही है। और दिवाली धमाका ऑफर कहते हैं इसको। ये कब तक है? तो 27 अक्टूबर तक ये ऑफर आपके लिए अवेलेबल है कि 27 अक्टूबर तक अगर आप एग्जामपुर का कोई भी कोर्स परचेज बाय करो तो आपको 75% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अदरवाइज उसके जस्ट बाद आपका जो नॉर्मल ऑफर लागू होता है वही ऑफर रहेगा। तो है ना कमाल का कि भाई कहते ना जो है सोने पर सुहागा, तो वही चीजें आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से मिल रही। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए, मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता है, के शौकीन हुआ करते थे। ठीक, अब क्या ये सही बात है और व्याख्या भी कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो देखो सबसे पहले तो इसके कथन और स्टेटमेंट चेक करते हैं, दोनों सही है कि नहीं है, फिर व्याख्या पर विचार करते हैं जैसे हम लोग नॉर्मल करते थे। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद हुआ। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई किसी क्वेश्चन मार्क नहीं। जैसे लज्जते सिकंदरी, तिब्बे सिकंदरी, इस तरह के जो बहुत सारे जो किताब हैं उन सब का ट्रांसलेशन किया गया खूब बढ़िया से, उसमें कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जैसे किसने करवाए थे संगीत किताबों का? तो जैसे सिकंदर लोदी के टाइम में सिकंदर लोदी ने बहुत सारी किताबों का ट्रांसलेट करवाया था, बहुत सारी पुस्तकों का ट्रांसलेट करवाया था। और बात कर लेते हैं आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें सभा कहा जाता है, के शौकीन थे। तो ये भी ठीक है। चिश्ती संप्रदाय में संगीत पर ज्यादा फोकस है, संगीत पर। खुद अकबर के बारे में अगर देखोगे, अकबर भी संगीत इनसे काफी प्रभावित था। आज भी आप अजमेर की यात्रा कर लो, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चले जाओ, ठीक, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर चले जाओ, कहीं की यात्रा कर लो, तो वहां पर देखोगे एक चीज आपको खूब बढ़िया प्यारा सा गाना मिलेगा, ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा। इस तरह के गाने आपको खूब बेहतरीन तरीके से मिलेंगे और समा काफी बेहतरीन आपको मिलती है। ठीक, तो कभी भी अजमेर जाओगे तो सारा खुशनुमा माहौल वहां पर देखने को मिल जाएगा। तो दोनों ठीक है,
लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा कि इस कारण से संगीत में ट्रांसलेशन हुआ कि भाई चिश्ती संप्रदाय के लोगों ने इसे अपनाया, इस कारण से इसका पर्शियन में खूब बड़े पैमाने पर अनुवाद हुआ। तो ये बात आपका सही ढंग से मैच नहीं कर रहा है, बाकी दोनों चीजें ठीक है, ठीक। तो व्याख्या नहीं हो रहा, तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब कथन और कारण दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 6 का आपका क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड सेकंड इज, वही चीजें हो गई जो आपके इंग्लिश में है, सेम हिंदी वाला जो क्वेश्चन था वो पिछला हिंदी में एक्सप्लेनेशन है, वही चीज इंग्लिश में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? ख्वाजा अब्दाल चिश्ती, मीर दर्द जी के, शाह वली उल्लाह के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो किसके शिष्य थे कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ठीक है ना। फटाफट तेजी से बताओ। चलिए बताओ फटाफट। अब देखो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म कहां पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था सिस्तान में। कहां पर? तो सिस्तान में, सिस्तान में। और सिस्तान कहां पर है? तो अफगानिस्तान। कहां पर? तो अफगानिस्तान बेटा। अफगानिस्तान। फिर इनके पेरेंट्स जो थे, इनके जो माता पिता थे, वो इन्हें लेकर के खुरासान चले गए, ठीक है ना। इन्हें लेकर के ये लोग, इनके जो माता पिता है, फिर जन्म हुआ। जन्म के बाद आफ्टर द बोर्न, मतलब बाद में इनके पेरेंट्स जो थे, बाद में इन्हें लेके कहां पर? तो खुरासान आ गए। खुरासान, खुरासान लेकर के आ गए। कहां पर? तो खुरासान। इनके जो पेरेंट्स थे वो इन्हें लेकर के कहाँ जाते? तो खुरासान में, ठीक है ना। वहीं पर ये लोग क्या हो गए, अपना रेजिडेंस बना लिए। वहीं पर इनकी मुलाकात होती है किससे? तो ख्वाजा हारून उस्मानी से, ठीक है ना। ख्वाजा उस्मान हारूनी से इनकी वहीं पे मुलाकात होती है और उन्हीं के शिष्य बन जाते हैं कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ध्यान रखना, ख्वाजा उस्मान हारूनी के शिष्य थे कौन? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, काफी प्यारा क्वेश्चन है और बहुत रहता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित संतों में से कौन सूफी थे? बाबा रहीम, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया, रस खान। इसमें कौन सूफी संत थे? ठीक है ना। बाबा रहीम थे, निजामुद्दीन औलिया थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, रस खान जी थे। तो इसमें आपको बताना है कि चिश्ती मतलब इसमें सूफी कौन थे। तो रहीम की बातें करोगे तो रहीम जी किसके समय में थे? तो अकबर के टाइम में, ठीक है। अब्दुल रहीम खाने खाना की बात कर रही, ये एक स्कॉलर थे, विद्वान थे, नॉट सूफी। ये एक विद्वान थे लेकिन सूफी नहीं थे। विद्वान थे, अकबर के दरबार के नौरतन भी थे, लेकिन ये सूफी नहीं थे। सूफी ये नहीं थे, तो सूफी नहीं हो गए। निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय के शिष्य माने जाते, चिश्ती संप्रदाय के, ये चिश्ती संप्रदाय के माने जाते हैं। ये चिश्ती संप्रदाय के माने गए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अरे मतलब निजामुद्दीन औलिया। तो ये माने जाने सूफी संतों में से एक थे, बहुत बड़े फेमस सूफी संत थे। इनका मकबरा कहां पर है? तो दिल्ली में है। अब बात कर ले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की, ठीक है ना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की बात कर लेते हैं। और चाहो तो निजामुद्दीन औलिया के बारे में जान लो। इन्हें महबूबे इलाही भी कहते हैं, महबूबे इलाही भी कहते हैं निजामुद्दीन औलिया जी को। तो ये सूफी संत थे, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती तो ये बिल्कुल थे। इनका मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जी का मकबरा कहाँ पर है? तो इनका मकबरा कहाँ पर है? तो अजमेर में। कहाँ पर? तो अजमेर में। इनका मकबरा कहां पर है? तो अजमेर में। ये भी थे। रस खान नहीं थे,
रसखान आपके आंसर क्या होंगे, नहीं होंगे। बाकी 2 और 3 आपके क्या हो जाएंगे, तो सही आपके राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो सभी का क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे चलते हैं। तो 2 और 3, देखो 2 और 3 कहाँ पर है, तो सी में है, तो सी आप लोगों का राइट क्या हो जाएगा बेटा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था, द मोस्ट रेडिकल सूफी सेक्ट वाज, कौन, तो चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, कादरी। तो सबसे रेडिकल सूफी संत कौन माने जाते हैं, सबसे रेडिकल सूफी संत कौन माने जाते हैं, तो चिश्ती, नक्शबंदी, सोहरावर्दी या कादरी, जल्दी से बताएं। सबसे ज्यादा खतरनाक वाला, जल्दी से बताएं। जल्दी से बताएं। देखो सोहरावर्दी, नक्शबंदी, कादरी, तो इसमें उदार सिलसिला काफी था कादरी, तो कादरी पे भी ना जा करके पहले सीधे सीधे बाइंड कर ले, ठीक है ना। ठीक, तो सबसे कट्टरपंथी इसमें कौन था, तो नक्शबंदी सिलसिला, नक्शबंदी। सबसे कट्टरपंथी सिलसिला कौन सा माना, नक्शबंदी। इसने क्या किया था, इसने कुरान के नियमों का अक्षर से पालन किया। कुरान के नियमों का अक्षर से पूरी तरह से जैसे पालन करना चाहिए वैसे हूबहू पालन करता है कुरान के नियमों का, कौन, तो नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है ना, तो नक्शबंदी सिलसिला जो था कुरान के नियमों का अक्षर से पालन किया। यह कट्टरपंथी सिलसिला था, कट्टरपंथी सिलसिला माना गया। ठीक, कट्टरपंथी सिलसिला माना गया या कट्टरपंथी संप्रदाय। इसका फॉलोअर कौन था नक्शबंदी का, तो बाबर ने इसे भारत में लोकप्रिय कर दिया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, अति कट्टरवादी पंथ कौन था, तो ध्यान रखना है, तो नक्शबंदी सिलसिला। निम्नलिखित में से गलत युग्मों की पहचान करिए, इसमें से कौन सा गलत युग्म है। आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर फ्रॉम द पेयर्स। चिश्ती संप्रदाय के लोग दिल्ली और दोआब सेक्टर में थे, औलिया संप्रदाय के लोग मगध में, मध्य प्रदेश में थे, सोहरावर्दी सिंध में, फिरदौसी कहां पर, तो बिहार में। इसमें आपको गलत युग्म की पहचान करना है कि कौन सा सिलसिला कहां पर नहीं था, फटाफट तेजी से बताओ। तो देखो चिश्ती संप्रदाय दिल्ली और दोआब सेक्टर में था, साथ में अजमेर में था, साथ में कहां पर, तो राजस्थान में था, राजस्थान में भी था, तो ये तो ठीक है, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। सोहरावर्दी सिंध में तो बिल्कुल ठीक है। फिरदौसी कहां पे, तो बिहार में। औलिया संप्रदाय के लोग जो थे, औलिया, उनका मेन सेंटर कहां था, तो दिल्ली में था। और औलिया पहली बात तो कोई संप्रदाय है ही नहीं, औलिया इनके संप्रदाय के मानने वाले फॉलोअर्स को कहते हैं। मेन औलिया जी थे चिश्ती संप्रदाय के फॉलोअर। दूसरा, लोकेशन अगर दिल्ली होता तो इस पर विचार भी किया जाता, यहाँ पर लोकेशन में क्या है, तो मध्य प्रदेश। तो आंसर पहले ही आपको क्लियर हो गया कि निजामुद्दीन औलिया के फॉलोअर्स औलिया कहलाते। तो औलिया जी का कोई भी चीज यहाँ पर था मध्य प्रदेश में, उनका रिलेशन कहा, तो दिल्ली से था। तो ये आपका क्या होगा, सही आंसर हो गया, सी आपका राइट आंसर। देखिए दिवाली ऑफर चल ही रहा है, और दिवाली ऑफर कैसे आपको क्या करना चाहिए इसके लिए, तो दिवाली ऑफर के लिए एग्जामपुर का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना चाहिए। तो गूगल प्ले स्टोर पे जाना, एग्जामपुर का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसके फीचर बहुत सारे फीचर्स है इसमें, क्या फीचर है तो देख लो। तो लाइव पेड कोर्सेज मिलेंगे टेस्ट सीरीज के साथ, सब्जेक्ट वाइज आपके टॉपिक वाइज क्विजेज मिलेंगे, जॉब अलर्ट, एडमिट कार्ड, ऑल इंडिया एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पीडीएफ के साथ। देन आपके फ्री ऑल इंडिया स्कॉलरशिप जो है टेस्ट रिपोर्ट कार्ड मिलेगा, टॉपिक वाइज फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगे,
फ्री फुल लेंथ टेक्स्ट विथ रिपोर्ट कार्ड भी मिलेगा। फ्री एग्जाम वाइज आपके पीडीएफ मिलेंगे एंड प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। डेली वीकली मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे। अनलिमिटेड सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो है ना एग्जामपुर का एप्लीकेशन पूरा काम का। तो ये सारे फीचर्स हैं आपके किसके, तो एग्जामपुर के, ठीक है ना, एप्लीकेशन के। कैसे एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा, हाउ टू डाउनलोड एग्जामपुर ऐप। तो सबसे पहले बात कर ले, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, टाइप करना है क्या, एग्जामपुर। एग्जामपुर जैसे टाइप करोगे तुरंत आपके सामने इस तरह का लोगो आ जाएगा। इसको तुरंत इंस्टॉल करना है, देन आपको ओपन करना है, देन आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही रजिस्टर करोगे अपना बेसिक डेटा इसमें फिल करोगे, तुरंत ही लिखाएगा सपनों के इस जंग में आपका क्या है, तो स्वागत है। तुरंत आप जंग करने के लिए क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। तो है ना एग्जामपुर के एप्लीकेशन के फायदे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कर दो। रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी, गुजरात। यहाँ पर है कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीर देव, राणा रतन सिंह। तो इन्हें मिलाते हैं हम लोग। यह अलाउद्दीन खिलजी के समय के शासक हैं जो अलग अलग समय पे अलग अलग, अलाउद्दीन खिलजी ने सभी को हराया था। इन सभी को अलाउद्दीन खिलजी ने हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, खिलजी ने हराया। चलो देखते हैं। बैटल ऑफ रणथंभौर। रणथंभौर का युद्ध कब हुआ, तो 1301 में। कौन तो हमीर देव। चित्तौड़ का युद्ध कब हुआ, तो 1303 में। कौन थे, तो राणा रतन सिंह जी। देवगिरी का हुआ कब, तो देवगिरी का 2 बार युद्ध होता, 2 बार, एक 1296 में और एक 1307 में। 2 टाइम में होता है। यहाँ के राजा कौन थे, तो देवगिरी के राजा कौन थे, तो देवगिरी के रामचंद्र जी। और कर्णदेव वहीं किसके हो जाएंगे, तो गुजरात के कर्णदेव हो जाएंगे, ठीक है ना। और गुजरात वाला कब, तो 1298 में, 1298 में। तो ये सारे युद्ध अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जीते गए युद्ध है। देवगिरी का युद्ध 2 बार होता है, एक बार 1296 में उसे जीतता है, तो राजा राय रामचंद्र जी क्या होते हैं, हार जाते हैं। फिर 1305 तक रामचंद्र अलाउद्दीन खिलजी को लगातार नजराना, भेंट सब कुछ पे करते हैं। लेकिन उसके जस्ट समय के बाद, उसके थोड़े समय के बाद वो क्या करते हैं, 1305 आते आते और नजराना और बाकी सारी चीजें भेजना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो जब बंद कर देते हैं तो 1307 में फिर से युद्ध होता है देवगिरी का। राजा रामचंद्र और जो है मलिक काफूर को भेजा जाता है। फिर ये 2 बार चलता है। उसके बाद गुजरात का युद्ध कर्णदेव। इस युद्ध के कई सारे कारण माने जाते हैं। कारण माना जाता है कि रतन सिंह की जो है कर्णदेव की पुत्री थी देवल रानी। अलाउद्दीन खिलजी उन्हें प्राप्त करना चाहता था, इसलिए अभियान करता है, जो कि कुछ हद तक सही भी मानी जाती है। कुछ लोग कहते हैं नहीं ये भी 100% हकीकत में नहीं कह सकते हो, क्योंकि एक्चुअल में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात इसलिए जीतना चाहता था क्योंकि बंदरगाह नगर था। तो इस कारण से अब जो भी हो, फिलहाल तो अलाउद्दीन खिलजी सारे अभियान क्या करता है, जीतता है। ठीक, तो मिला लो इसको, क्या होगा, तो आंसर आपको मिल ही गया होगा। और फिर से मिला लेते हैं। रणथंभौर, हमीर देव, चित्तौड़, रतन सिंह जी। तो 3-4 यही मिल गया। तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत है नहीं, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सेम इंग्लिश में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य में तोलकप्पियम एक ग्रंथ है। क्या है, एक तमिल कविता है, एक तमिल व्याकरण है, एक तमिल वास्तुशास्त्र है, तमिल राजशास्त्र है। तो संगम साहित्य में तोलकप्पियम क्या है, व्हाट इज तोलकप्पियम इन संगम लिटरेचर। तोलकप्पियम कौन सा माना जाता है, तमिल पोएट्री, तमिल वास्तुशास्त्र, तमिल ग्रामर, तमिल राजशास्त्र। तो क्या कर रहा था भाई, तो जैसे संस्कृत में तोलकप्पियम यहाँ पर किसकी है, तो ध्यान रखना संगम लिटरेचर का है। तो उसी तरह से जैसे जो पाणिनि ने लिखी थी एक किताब, पाणिनि की क्या, तो अष्टाध्यायी था। उसी तरह से ये संस्कृत के ग्रामर की किताब है, संस्कृत ग्रामर, यानी संस्कृत व्याकरण कह लो, या ग्रामर की जगह यहाँ पे व्याकरण कर दो। संस्कृत व्याकरण की किताब है। वैसे तमिल व्याकरण की किताब क्या हो जाएगी, तो तमिल व्याकरण की किताब आपकी हो जाएगी क्या, तो तोलकप्पियम।
तोलकाप्पियम एक तमिल व्याकरण की एक किताब है, जो तमिल ग्रामर कहते हैं उसे, उनकी लिटरेचर की एक बुक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल है शिलप्पदिकारम के लेखक कौन है? द ऑथर ऑफ शिलप्पदिकारम वाज इलंगो अदिगल, पन्नार करिकाल या विष्णु स्वामिनी। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओगे सारे बच्चे, फटाफट तेजी से बताएं सारे बच्चे, इसका कमेंट करके जल्दी से बताएं सारे बच्चे। चलिए इसका आंसर कमेंट करके सारे बच्चे बताएं। देखो शिलप्पदिकारम, शिलप्पदिकारम के लेखक कौन थे? तो इलंगो अदिगल। कौन थे? तो इलंगो अदिगल, इलंगो अदिगल। इसमें 3 लोगों की कहानी है, एक कोवलन, दूसरा कौन? तो माधवी, कोवलन और उनकी पत्नी कौन? कणगी, कणगी, और तीसरा कौन? तो माधवी, माधवी। इन तीनों लोगों की कहानी है और किसमें है? तो शिलप्पदिकारम में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों की पुस्तक लिखी? मतलब एक तरीके से इमेजिनरी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट की रचना किसने लिखा था? राजा भोज जी ने, चंद्रवर्मन ने, गोविंदराज ने या महिपाल ने? तो काल्पनिक है, ऐसे कह लो कल्पनाओं में जीते हुए कौन सी किताब लिखी है, जिसमें माना जाता है कि भाई इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो जो राजनीति से रिलेटेड है, मतलब जो आपके वैज्ञानिक उपकरणों से रिलेटेड है। तो फटाफट कमेंट करके सारे बच्चे बता दें कौन सी किताब है, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। डन। तो कौन हो जाएंगे? बढ़िया आंसर सारे बच्चों का। और राजा भोज, इनकी किताब कौन सी है भाई? तो इनकी किताब क्या है? इनकी किताब जिसमें युक्ति कल्पतरु, और दूसरी किताब क्या है? तो समरांग, युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार, सम्रांगण सूत्रधार। तो युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार ये किसकी किताब होगी? तो राजा भोज की। इसमें काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर पुस्तक है, ये काल्पनिक वैज्ञानिक उपकरणों पर लिखी गई किताब है। क्या? तो युक्ति कल्पतरु और सम्रांगण सूत्रधार, ये किसकी? तो राजा भोज की किताब है, जो आपका लिखा गया किस पे? तो आपका उपकरणों पे लिखी गई क्या है? तो किताब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? भोजशाला मंदिर की अधिष्ठात्री देवी कौन सी है? तो भगवती दुर्गा, भगवती लक्ष्मी, भगवती पार्वती या भगवती सरस्वती? तो भोजशाला मंदिर की देवी कौन है? भोजशाला टेम्पल की देवी कौन है? भोजशाला टेम्पल की देवी कौन है? तो देवी के रूप में भोजशाला, राजा भोज मोस्टली बहुत बड़े ज्ञानी आदमी माने जाते थे, ठीक है ना। ये भोजशाला मंदिर एक्चुअल में है कहाँ पर? भोजशाला टेम्पल जो है, यहाँ पर मंदिर के टेम्पल कहाँ पर है? भोजशाला टेम्पल कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट में है, तो मध्य प्रदेश में। ये एक्चुअल में किससे रिलेटेड है? तो भगवती सरस्वती माता से रिलेटेड है। क्या? भोजशाला मंदिर, ठीक है ना। तो भोजशाला मंदिर की जो मेन देवी है वो कौन है? तो देवी सरस्वती माता का ये भारत में सबसे फेमस मंदिरों में से एक है भोजशाला मंदिर। काफी फेमस टेंपल्स में से एक माना जाता है भोजशाला मंदिर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मिलाते हैं।
तो कौन सा विदेशी यात्री कहां कहां की खोज करता है, तो देखते हैं। समुद्री यात्री और देश, कौन सा जो है विदेशी यात्री कहां कहां पर यात्रा करता है, कौन कौन से देश की, वो आपको एक एक करके दिखाते हैं। वास्को डिगामा कहां पर, तो पुर्तगाल में। कोलंबस कहां पर, तो कोलंबस कहां का, तो स्पेन का था। कैप्टन कुक कहां का, तो ब्रिटेन का। ठीक है। तस्मान कहां का, तो तस्मान कहां का था, तो हॉलैंड का। तस्मान कहां का था, तो हॉलैंड का। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखो, ये आपका आंसर हो जाएगा क्या, तो 2143 नहीं, चेंज कर लिया। तो 2143 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो बी आपका बेटा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। वास्को डिगामा कहां से, तो पुर्तगाल का नाविक था जिसने कहा कि तो भारत की खोज की थी, भारत के पास पहुंचा, इंडिया की खोज किया। वहीं पर कोलंबस की बात करोगे तो इन्होंने कहां की खोज की थी, तो इन्होंने कहां पर, तो यूएसए की खोज की थी। कैप्टन कुक ने हॉलैंड मतलब ग्रेट ब्रिटेन के थे। तस्मान आइलैंड की खोज, तो ये लोग बड़े बढ़िया यात्री माने जाते थे। इसका राइट आंसर हो गया क्या, तो आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 2143 मतलब ये लोग ऐसे यात्री थे जो पूरे, जैसे वास्को, अगर क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करोगे तो पश्चिम से भारत की तरफ आना चाहता था, कहता हम पश्चिम की तरफ से भारत जाएंगे। मतलब इसका कहना पृथ्वी तो गोल है, तो कहीं ना कहीं जाकर के, अगर गोल है पृथ्वी, तो भारत से जाकर के समुद्री सीमा कोई ना कोई तो मिल लेगी। तो चलो देखते हैं, कहीं कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, ठीक है ना। यहां पर देखो, वास्तविक संस्थापक, Who was the real founder of Portuguese power in India? Portuguese power in India. Real founder, then answer will be, तो पहला पॉइंट देखोगे वास्को डिगामा, इसने क्या किया था, इसने भारत की खोज की थी समुद्री मार्ग की। मतलब इसने इंडिया में आने वाला पहला यूरोपियन, फर्स्ट यूरोपियन था ये, फर्स्ट यूरोपियन। कैसे, तो वाया सी रूट, वाया कौन सा रूट, तो सी रूट। सी रूट, समुद्री मार्ग की खोज की थी। ठीक, तो ये पहला पर्सन था। और वहीं पर अगर बात करोगे बार्थोलोम्यू, ये कब आता है, तो 1498 को, इस पर चर्चा हो ही गया है। और कौन सी जहाज से आता, तो साओ गैब्रियल, साओ रफेल, बेर योत, कई सारी चीजें हैं। बार्थोलोम्यू डियाज कहाँ की, तो केप ऑफ गुड होप की खोज करता है, केप ऑफ गुड होप तक के रास्ते को। सबसे पहला एफर्ट अगर बात करोगे तो सबसे पहला एफर्ट बार्थोलोम्यू डियाज लगाता है, लेकिन केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका का मार्ग है वहीं से वापस चला जाता है। फिर वास्को डिगामा सेकंड पर्सन था जो भारत आने की कोशिश करता, ट्राई करता कि चलो भारत चलते हैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा। अल्बुकर्क जो होता है ये, इसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अल्मीडा क्या होता है, भारत में पुर्तगीज एम्पायर का फाउंडर माना जाता है, ठीक है ना, उसने स्थापित की थी, लेकिन वो बहुत बड़े पैमाने पर एक्सपेंड नहीं कर पाता, विस्तार नहीं कर पाता है। रियल फाउंडर आपका कौन माना जाता है, तो अल्बुकर्क, इसे कहते हैं क्या, तो रियल फाउंडर, इसे कहते हैं क्या, तो रियल फाउंडर, मतलब क्या, तो वास्तविक संस्थापक, इसे कहते हैं क्या, तो वास्तविक संस्थापक। तो पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे मानते हैं, तो अल्बुकर्क को, फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को रियल फाउंडर मानते हैं। कौन सा, तो पोर्चुगीज एम्पायर का। इसने क्या किया था, तो वैवाहिक नीति अपनाना शुरू कर दिया था। इसने क्या था, क्या, तो मैट्रिमोनियल पॉलिसी लागू करता है, बहुत बड़े पैमाने पर क्रिश्चियन धर्म को बढ़ावा देता है। इसने क्या किया था, तो गोवा भी कैप्चर कर लिया, गोवा को कैप्चर कर लेता है। और किससे, तो बीजापुर के शासक अली आदिल शाह, गोवा कैप्चर, तो गोवा को छीन लेता है। कब, तो 1510 में उसे कैप्चर कर लेता है। गोवा के शासक उससे पहले आदिल शाह से, उनसे छीन लेता है किसको, तो गोवा को। तो 1510 में इसने बहुत बड़े पैमाने पर, ठीक, ब्लू वाटर पॉलिसी को इंप्लीमेंट तो अल्बुकर्क अल्मीडा कर देता है, लेकिन लागू बहुत बड़े पैमाने पर ही करता है। तो अल्बुकर्क को कहते हैं क्या, तो रियल फाउंडर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। यह सेकंड पोर्चुगीज गवर्नर था।
वेयर वाज द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश? तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर एस्टैब्लिश की? पुणे में, पौंडीचेरी में, गोवा में या फिर सूरत में? तो आप सभी को पता है इसका आंसर, कि शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो ना हो, शायद ही कोई ऐसा बच्चा हो जो इस चीज को ना जानता हो। तो देखो, अगर बात करोगे ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो 31 दिसंबर 1600 में, 1600 में, ठीक है ना, 1600 में ये बनती है कंपनी, फॉर्म्ड होती, बनाई जाती है कंपनी, एक एस्टैब्लिश होती है। एस्टैब्लिश की जाती है। इसे एक और नाम दिया जाता है जॉन कंपनी। इसे कहते हैं क्या? तो जॉन कंपनी। ये किसके परमिशन से बनती है? तो एलिजाबेथ फर्स्ट है, एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ लगा दो, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के परमिशन से कंपनी बनती है, ठीक। और जब ये भारत में आता है, भारत में कब आया? तो भारत में आता है कब? तो 24 अगस्त 1608 को। अगर बात करोगे इंडिया में कब आता है ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया में कब आया? तो इंडिया में आता है कब? तो 24 अगस्त 1608 को। कौन आता है भाई? तो जो पर्सन आता है उसे कहते हैं क्या? तो कैप्टन हॉकिंस, कैप्टन हॉकिंस। तो कैप्टन हॉकिंस, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सूरत। तो इसे नोट डाउन कर लेना सारे बच्चे। तो 24 अगस्त 1608 को आता है कैप्टन हॉकिंस। कई सारे भाषाओं को जानता है। ये जहांगीर के दरबार में पहुंचता है, किसके? तो कोर्ट ऑफ जहांगीर, कोर्ट ऑफ जहांगीर, जहांगीर के दरबार में पहुंचता है। किसका रिप्रेजेंटेटिव था या किसका दूत था? तो एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट, जेम्स फर्स्ट का दूत था कौन? कैप्टन हॉकिंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? Which of the following British officer defeated Portuguese in place of Swally? तो स्वाली के युद्ध में किसने हराया था? कौन सा पर्सन था जो पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध में हराता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। तो देखो सिंपल सा, स्वाली के युद्ध में एक बात तय हो गया कि अब पोर्चुगीज भारत में रूल नहीं करेंगे, ठीक है ना, पोर्चुगीज रूल नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रिटिशर्स में और पोर्चुगीज के बीच में युद्ध होता है। और थॉमस बेस्ट जो थे वो, ठीक, तो थॉमस बेस्ट जो थे वो ब्रिटिशर्स के कमांडर के रूप में काम कर रहे थे। और इसमें जब पुर्तगालियों की हार हो जाती है और उधर शाही विवाह भी हो जाता है, तो पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच प्रतिद्वंदिता जो थी, जो एक तरीके से जो डिस्प्यूटेड थे, वो सब खत्म हो गए, ठीक है ना, क्योंकि रॉयल मैरिज शुरू हो जाता है, शाही विवाह, तो उससे भी बहुत सारी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो यहाँ पर बस इतना याद कर लेना कि पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर किसने हराया था? तो थॉमस बेस्ट ने हराया था, ठीक। जोशुआ चाइल्ड अलग था, ठीक। वहीं पर विलियम हॉकिंस, ये आपको पता ही है, थॉमस रो। अगर इसे विलियम हॉकिंस की दोबारा बात कर ली तो फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ जेम्स फर्स्ट। वहीं पर थॉमस रो की बातें कर लें तो सेकंड एम्बेसडर जेम्स फर्स्ट, ठीक। ये कब आता है भारत में? तो 1615 में, 1615 में। ये कब आता है? तो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया 1608 में, ठीक। ये दोनों किसके मेंबर थे? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव थे। दोनों के समय यहाँ पर भारत में कौन रूल कर रहा था? दोनों के समय जहांगीर था। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो थॉमस बेस्ट, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि संस्थापक का मतलब हो गया कि उन्हें पॉलिटिकल राइट मिलना, दैट मीन्स उनके अंदर कुछ ना कुछ पॉलिटिकल राइट। यहाँ पर स्टैब्लिश का मतलब हो गया, फाउंडर का मतलब हो गया कि गॉट पॉलिटिकल राइट। पॉलिटिकल राइट मतलब ऐसे कह लो कि उनके पास राजनीतिक अधिकार आ जाना।
और राजनीतिक अधिकार उनके पास कब आना शुरू हो जाता है अधिकार? तो राजनीतिक अधिकार जो होता है, आपने एक बैटल देखा होगा, बढ़िया सा पढ़ा होगा, बैटल ऑफ प्लासी, उसी के बाद इनके पास वो अधिकार आता है, जिसे कहते हैं क्या? तो बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी ये कब होता है? तो 23 जून 1757 को, 23 जून 1757 को किसके किसके बीच? 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस किसके बीच? तो सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव वर्सेस सिराजुद्दौला। विजेता कौन हो जाता है इसमें? तो रॉबर्ट क्लाइव। और हार जाता है कौन? तो सिराजुद्दौला। इस युद्ध के बाद ये फाइनली तय हो गया कि भारत में कौन रूल करेगा, कौन रूल नहीं करेगा। तो आंसर आपका इसका क्या हो जाएगा कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक आपको कौन मान लिया जाएगा? तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है ना। रॉबर्ट क्लाइव युद्ध में जीत जाता है और भारत में ब्रिटिश एम्पायर का फाउंडर बन जाता है कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया? Which of the following is called? स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक कहा गया। तो एक पर्सन थे विलियम पिट्स। विलियम पिट्स ने रॉबर्ट क्लाइव के लिए शब्द प्रयोग किया कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। काफी योग्य पर्सन था रॉबर्ट क्लाइव। योग्य का मतलब ये नहीं होता कि लगातार युद्ध ही करते रहो मूर्खों की तरह। योग्य का मतलब हो गया आवश्यकता पड़ने पर साम दाम दंड भेद हर तरीके का नीति अपनाना, वो भी अपने आप में एक योग्यता कहलाती है। कहने का मतलब टारगेट वही होना चाहिए। तो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा? अवध सल्तनत के हिंदू नायब वजीर के निम्नलिखित में से कौन सा कथन उनके बारे में सही है? राजा टिकैत राय नवाब अस्फुद्दौला के अर्थ मंत्री थे, इकोनॉमी मिनिस्टर थे। अवध के नवाबों के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों को भी अच्छा स्थान मिला हुआ था। तो ये अवध के नवाब की बातें हो रही हैं। पहला पॉइंट, राजा टिकैत राय जो अवध के नवाब जो था अस्फाउद्दौला, उसके अर्थ मंत्री थे, तो ये ठीक है, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। दूसरा, अवध के नवाब के राज्य में सामान्यतः कतिपय हिंदू जातियों को बढ़िया स्थान मिला हुआ था। अब सिंपल था, राजा टिकैत राय कोई वो तो थे नहीं भाई, हिंदू है, राय है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। और जो अवध के नवाब के यहाँ इतनी बड़ी पोस्ट पर है, तो ये दोनों बातें ठीक है, कहीं कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है कि वहां पर अवध के नवाब के यहाँ कोई ऐसा हिंदू मुस्लिम वाद था नहीं कि कट्टरवादी विचारधारा, कुछ ऐसी थिंकिंग, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो दोनों आपका सही है, 1 और 2 दोनों आपका क्या है? तो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेम क्वेश्चन आपका इंग्लिश में हो गया। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का सही काला अनुक्रम क्या होगा? सही क्रम बताइए। वांडीवास का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध, प्लासी का युद्ध। तो देखना भाई कौन सा युद्ध कब हुआ। तो चलो एक एक करके देख लेते हैं। अंबर, प्लासी, बक्सर, वांडीवास। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले बात कर लें तो एक एक युद्ध करके देखते हैं। देखो अंबर का युद्ध कब हुआ? अंबर का युद्ध 1749 में। पर प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? और वांडीवास का युद्ध कब हुआ? बैटल ऑफ वांडीवास। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? तो 1760 में। ठीक। और बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो बक्सर का युद्ध होता है कब? तो 1764 में। ये आपका क्रम होगा। तो पहले नंबर पे अंबर किस में आ रहा है? तो पहले नंबर पे अंबर यहाँ रहा, पहले नंबर पे अंबर यहाँ रहा। सेकंड नंबर पे प्लासी, तो सेकंड नंबर पे प्लासी यहाँ पर है, सेकंड नंबर पे यहाँ पे बक्सर है। तो आपका अगला आंसर प्लासी के बाद वांडीवास होना चाहिए, तो वांडीवास देन बक्सर। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। इस 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके छोड़ देना, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि इसके आगे बढ़े। तो एक क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन आपका ये है। इसे भी कलकत्ता में एसआरटी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? रिंग फेंस पॉलिसी। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रोकेंगे और उम्मीद करता हूँ सभी को इस सेशन में काफी मजा आया होगा। ठीक है, तो एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा और दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगेन आपको एग्जामपुर आपके साथ दिवाली पूरी मन से सेलिब्रेट कर रहा है।
इसके लिए बच्चों को बहुत बढ़िया ऑफर दिए जा रहे हैं कि दिवाली 75 का कोड आपको क्या करना है, यूज करना है। और यहाँ पर आपको दिवाली 75 का कोड यूज करना है और आपको जो है एग्जामपुर के जितने भी कोर्सेस हैं उन सभी पे 75% तो आपको क्या मिल जाएगा, तो ऑफ मिल जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे रखते हैं। आप लोग सदैव हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमेशा देखते रहिए एग्जामपुर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं माता रानी करें, ठीक है ना, ईश्वर करें और सभी देवी देवता आपको करें, ऐसा करें कि ये दिवाली आपकी अगली दिवाली नौकरी के साथ बीते। तो आज के लिए हम लोग इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।